महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थकों की अयोग्यता के मामले पर स्पीकर के द्वारा फैसला लेने में विलंब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर इस मामले में शीघ्र फैसला करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर मंगलवार तक बताएं कि विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसले का टाइमलाइन क्या होगा। अयोग्यता के मामले में फैसले में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता। स्पीकर जल्द फैसला नहीं लेते तो हम 2 महीने में निपटारे का आदेश देंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी को तो विधानसभा अध्यक्ष को सलाह देनी होगी। स्पीकर के ऑफिस को सिर्फ दिखावा नहीं करनी चाहिए। स्पीकर को इस मामले में रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। अभी तक स्पीकर की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई कि वो समय के अंदर इस मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मंगलवार को अजीत पवार के समर्थक विधायकों की अयोग्यता के मामले में भी जल्द फैसला लेने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। कैमरामैन दीपक के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। संजय सिंह की रिहाई को लेकर आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, मैं सब आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर आज तमाम जो कार्यकर्ता उनका कहना है मैं भी संजय सिंह हूँ। और देखिए, इस तरीके के मुखौटे भी सबने लगाए हुए हैं। संजय सिंह के जो चेहरे के मुखौटे भी लोगों ने लगाए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बैनर भी हैं कि संजय सिंह को रिहा करो। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इनका यही कहना है कि रेड जो है वो जो लोग घोटाला कर रहे हैं उन पर पड़नी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और केवल बदले की कार्रवाई एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है वो बता रही है। और साथ ही साथ सड़कों पर ये बैठ रहे हैं। देखिए, मैं ठीक सामने की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस ने इस रास्ते को अब बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है, तो लिहाजा वहाँ तक ना पहुँचे। इसे देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं और क्योंकि लगातार इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि जब तक संजय सिंह की रिहाई नहीं होती तब तक वो इसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरा संजय राहुल के साथ प्रबल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कांग्रेस 15 अक्टूबर को जारी करेगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया कि श्राद्ध पक्ष होने की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही है। श्राद्ध पक्ष के खत्म होने के तुरंत बाद कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। 230 विधानसभा सीटों के लिए 4,500 एप्लीकेंट ने अपने उम्मीदवारी का दावा पेश किया था। जो इंटरनल सर्वे उससे सर्वेक्षण कराया जा है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि 150 सीटों पे लगभग सहमति बन गई है, जिसका ऐलान अगले 15 अक्टूबर को कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट के जरिए जारी कर देगी। बीजेपी ने 7 लोकसभा सांसदों को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा है। उसके कार्ड के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस वहां जाति कार्ड को आगे करेगी। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे पर अब सीएम शिवराज ने तंज कसा है और यहाँ तक कि जो गारंटी लगातार प्रियंका और राहुल गांधी दे रहे हैं जनता के बीच में जाकर, उस पर भी शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि दरअसल कांग्रेस प्रियंका और राहुल गांधी से झूठे वादे करवा रही है, झूठ बुलवा रही है। कांग्रेस के जरिए कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कमलनाथ ने, राहुल गांधी ने जो 2018 में वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया और अब प्रियंका गांधी से इस तरह के वादे करवाकर झूठ बुलवाने की कोशिश की जा रही है। जनता के बीच में झूठ का एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने अपने बयान में ये कहा कि जब यहाँ पर कमलनाथ सरकार रही उस वक्त तमाम तरह की जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की थी, चाहे वो लाडली बहनों के लिए हो या फिर जो स्कूलों में यूनिफॉर्म का जिक्र किया था, ये तमाम योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। आपको बता दें कि प्रियंका और राहुल गांधी के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और बड़ी सभाएं यहाँ पर की जा रही हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में 4 बार दौरा कर चुकी हैं, सभा कर चुकी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, लेकिन अब इनके दौरे पर जो गारंटी दी जा रही हैं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 के स्पीकर्स समिट को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त मानवता को आगे रखकर सोचने का है और शांति और भाईचारे का है। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पे दुनिया की हिपोक्रेसी को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी दुखद है कि आज तक
आतंकवाद को लेकर एक परिभाषा नहीं बन पाई है। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कंसेंसस बनना चाहिए दुनिया के स्तर पे, वो भी यूनाइटेड नेशन में नहीं बन पाया है और इसी का फ़ायदा मानवता के दुश्मन आतंकवादी समुदाय उठाते हैं। आज चूँकि P20 यानी कि स्पीकर्स का जो ग्रुप है, जो दुनिया भर के स्पीकर्स भारत में पहुंचे हुए हैं, जिनका समिट चल रहा है, वो सभी आज संसद भवन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वो भी कहा कि आप जब शाम को संसद भवन जाएंगे, वहाँ भी आज से 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन भारत आतंकवाद से लगातार लड़ता रहा है और लड़ते लड़ते आज इस मजबूती के साथ एक बड़े विकास दर को उसने प्राप्त किया है और लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने दुनिया को चेताया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये मानवता के विकास का वक्त है और हमें मानवता का जो दुश्मन है आतंकवाद, उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा विशेष विमान। आपको बता दें कि लगभग 18,000 से ऊपर भारतीय इस वक्त इजराइल में फंसे हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों को अब भारत लाया जा चुका है और ऐसे में और भी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको भी ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाने की कवायद की जा रही है। सुबह ये जत्था 5:25 पर भारत की धरती पर पहुंचा, जहां पर उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तमाम जो भारतीय थे वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ निकले। आपको बता दें, जिस तरीके से अभी हालात फिलिस्तीन और इजराइल में हैं, उसको देखते हुए ऑपरेशन अजय का ऐलान किया गया है और इसी के जरिए जहां भी भारतीय फंसे हुए हैं उसे वापस लाने की पूरी कवायद की जा रही है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इजराइल और हमास के बीच जंग जैसे हालात जो जारी है, इसी दौरान आज कश्मीर घाटी में पैलेस्टीन के हक में और इजराइल के विरोध में कई सारे जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने जुम्मा की नमाज के बाद प्रदर्शनों की कॉल दी थी और इन प्रदर्शनों को देखते हुए यहाँ पर अधिकतर श्रीनगर की सभी मस्जिदों में पुलिस की तैनाती प्रशासन द्वारा पहले ही की गई थी। कश्मीर घाटी के इस तरह के इलाके जहां पर आबादी ज्यादा शिया मुस्लिमों की है, जैसे बडगाम का इलाका है, वहां पर ये प्रदर्शन हुए और लोगों ने प्रदर्शनों के दौरान पैलेस्टीन के हक में और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की और पैलेस्टीन के लोगों के साथ सहानुभूति के साथ साथ उनके लिए अपना सपोर्ट भी इन प्रदर्शनों के जरिए जाहिर किया। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नाम सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया है, यानी उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वेंट यानी नौकर लिख दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कह दिया था, जिसके बाद ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि जनता का नौकर होना उनके लिए गर्व की बात है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट फाड़ने को लेकर तंज कसा था। पाठक ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंडाई पसंद है। ये बात सपा के मुखिया के आचरण से भी सिद्ध हो गई है। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए मेडल लाने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव कूदने में अच्छे हैं ही। डिप्टी सीएम के इस बयान पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा, हम सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ सीएम है। बहरहाल अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही नेता यानी कि अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक अपने बयानों का सियासी नफा नुकसान भी आंक रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में 2 दिन से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था और आज अचानक मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर पहुंच गए। 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंज प्रकरण में नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। 66 दिनों से धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आए हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। विकलांग का नाम बदल कर दिव्यांग रख दिया गया, लेकिन जब अधिकार मांगते हैं तो अधिकार नहीं मिलता। असली सम्मान तो तब होगा जब हमको अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि रोड पर घूमने को मजबूर कर देंगे। पुलिस हमको बल प्रयोग करके इको गार्डन भेज देती है। वहीं अचानक 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। आनन फानन में अभ्यर्थियों को डिटेन कर इको गार्डन भेजा गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित एक सिख समुदाय के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने आज इस देश में जो सिखों का योगदान रहा है उसकी जमकर चर्चा की और उसके योगदान को याद दिलाया कि देश कभी भूल नहीं सकता कितने महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में अमित शाह ने 2 महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से दोहराया। गृह मंत्री ने खास तौर से 2 बातों पर जोर देकर बोला कि 1984 का दंगा कोई भूल नहीं सकता। 1984 के दंगे की याद दिलाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में SIT बनाई और उसके बाद ही इस दंगे के दोषियों को सजा देने का काम किया। 300 FIR इसमें दर्ज की गई और उस पुरानी फाइलों को खोल करके न्याय देने का काम कर रहे हैं। ये उन्होंने विशेष तौर पे आज फिर से याद दिलाया। ऐसा लगता है कि विधानसभा और खासकर लोकसभा में बीजेपी अपने पैर वहाँ मजबूत करने की दिशा में इस तरह की बात कर रही है ताकि अधिक से अधिक पंजाब में लोगों का दिल बीजेपी जीत सके। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी मायावती 13 बेहद खास सीटों पर मंथन कर रही हैं। इन सीटों में से 10 सीटें पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीत गई थी, जबकि 3 सीटों पर जीत का अंतर बेहद ही कम था। ऐसे में मायावती इन सीटों पर पूरी मजबूती के साथ रणनीति बना रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि पिछली बार वो ये सीटें समाजवादी पार्टी की मदद से जीती थी। यही वजह है कि 2014 में शून्य पर रहने वाली बीएसपी 2019 में 10 सीटों पर जीतकर आ गई थी। दरअसल पिछली बार मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लिहाजा उनको दलितों के साथ साथ पिछड़ों के वोट भी बड़ी तादाद में मिले थे। लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं हैं, इसलिए मायावती खास तौर से इन 13 सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा है। विधायकों की अयोग्यता पर जो सुनवाई चल रही उसको लेकर शरद पवार ने कहा है कि सुनवाई की प्रक्रिया जिस हिसाब से चल रही है उससे यह साफ होता है कि विधानसभा के अध्यक्ष जानबूझकर फैसला देने में देरी कर रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और विधानसभा के अध्यक्ष को जल्द से जल्द फैसला देने का निर्देश दे। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जा रही है, चाहे वो होमगार्ड हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में, इसको भी उन्होंने गलत बताया है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का बॉर्डर एरिया का दौरा हो, जहां फिर पंजाब विधानसभा का 20 और 21 तारीख को बुलाया जाने वाला विशेष इजलास हो और इसी को लेके पंजाब की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का आज दौरे का आखिरी दिन है और आज वो गुरदासपुर में है। पंजाब की सियासत 20 और 21 को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाए जाने पर भी पूरी तरह गरमाई हुई है। बेशक पंजाब सरकार द्वारा अपना तर्क दिया जा रहा है कि ये पूरी तरह से कानून के दायरे में ही सेशन बुलाया गया है, लेकिन जिस तरह से पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के तेवर हैं और आज उन्होंने पंजाब विधानसभा के जो सेक्रेटरी हैं उनको एक पत्र भी जारी करते हुए जवाब तलबी भी की गई है और उनको बुलाया भी गया है। फिलहाल सभी की नज़रें अब पंजाब विधानसभा के इस सेशन के ऊपर लगी हुई हैं कि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का अगला कदम क्या हो सकता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने कल जालना के अंतरवाली सराटी गांव में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है। यह जनसभा 250 एकड़ के एरिया में होने वाली है और इसे लेकर तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बताया जाता है कि इस जनसभा के लिए पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ हो या मराठवाड़ा या फिर उत्तर महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों से करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा मराठा समाज के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण मिले, लेकिन इसका विरोध छगन भुजबल ने किया है। छगन भुजबल का ये कहना है कि मनोज जरांगे पाटिल की जो जनसभा होने वाली है उसके लिए 7 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया है, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि ये बस अफवाह है। जालना के 123 गांव से ही बस चंदा लिया गया है।
कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। आगामी त्योहारों पर धर्म स्थलों और शोभा यात्रा में अश्लील गीत और कान फोड़ो डीजे बजा तो पुलिस कप्तान की जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीसी समीक्षा बैठक में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के मौके पर सुरक्षा को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। प्लास्टिक मुक्त पंडालों के साथ त्योहारों का हर्ष और उल्लास सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। धर्म स्थलों और शोभा यात्राओं में अश्लील गीत और कान फोड़ो डीजे नहीं बजना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एसएसपी और एसपी की जवाबदेही तय होगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों के निस्तारण में स्वीकार नहीं की जाएगी तारीख पर तारीख का रवैया। महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति का चौथा चरण प्रारंभ हो रहा है। विभाग पूरी तरह से सक्रियता भागीदारी निभाए। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर के भी पूरी सतर्कता बरतने को जिले में धर्मगुरुओं से संवाद करने के लिए कहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल समीक्षा बैठक में आईजीआरएस अपराध नियंत्रण में जिलों, थानों, सर्किल में खराब प्रदर्शन करने वाले लोगों को सख्त लफ्जों में हिदायत दी है कि या तो अपनी कार्य प्रणाली सुधार लें या फील्ड से छोड़ दें तैनाती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालित कंपनियों के लिए एक एग्रीगेटर कैब नीति को दिल्ली में लागू करने का फैसला कर लिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये फाइल अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंजूरी के लिए भेज दी है। बेहद अहम मानी जा रही है ये नीति, क्योंकि अगर ये लागू हो जाती है तो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो रहेगा सर्च प्राइसिंग में। यानी जिस तरीके से आप जब कैब बुक करते हैं, लेकिन अगर वो पीक आवर्स का समय होता है तो बिजी टाइमिंग में किराया जो है वो बढ़ा दिया जाता है। ये अगर नीति लागू हो गई तो टैक्सी कंपनियां जो हैं वो किराया बिजी या पीक आवर्स में भी नहीं बढ़ा पाएंगी। साथ ही साथ ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को 24 घंटे यानी 7 दिन काम करने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाना होगा। साल में यदि चालक की 3 शिकायतें मिली हैं तो उस पर भी कार्रवाई करनी होगी। हर यात्रा का डाटा 3 माह तक सुरक्षित भी रखना होगा। ये सब कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं। अगर एग्रीगेटर कैब नीति पूरी तरीके से लागू हो जाएगी तो जाहिर तौर पर जो आप आम तौर पे कैब बुक करते हैं और उसके समय में मुश्किलात झेलते हैं, उनसे काफी हद तक निजात मिलेगी। कैमरामैन भरत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज 24। दुर्गा पूजा का शुरुआत कोलकाता में हो चुका है और लोग दूर दूर से कोलकाता में दुर्गा पूजा देखने पहुंच रहे हैं। पूजा देश नहीं विदेशों में विख्यात है और लोग दुर्गा पूजा में पंडालों में एक पंडाल से दूसरे पंडाल में घूमते रहते हैं। इस बार कोलकाता का कोस्टा में दुर्गा पूजा पंडाल जो कि चिड़िया के ऊपर, पक्षियों के ऊपर में बनाया गया है और कैसे पेड़ की कटाई हो रही है और पंछियों को जिस तरह से कह सकते हैं कि गौरैया है, तोता है, कबूतर है, चील है, बाज है, ऐसे तमाम पक्षियों जो हमारे देश से गायब होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, इस पंडाल के द्वारा उन पक्षियों को दर्शाया गया है। वाकई देख सकते हैं कि जो पक्षी है, जो लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे, इन पक्षियों को इस पंडाल में पहुंचेंगे और इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। इस बार कोलकाता में थीम पर बनाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी पंडालों की वर्चुअली उद्घाटन कर चुकी है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता वाकई दुर्गा पूजा से जगमगा रहा है और चारों तरफ लोगों की भीड़ अब उमड़ना शुरू हो चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब ड्रेस कोड लागू किया गया है। उन श्रद्धालुओं को, जिन श्रद्धालुओं ने कैप्री, कटी फटी जीन्स, निकर, टी शर्ट इत्यादि पहना होगा, उन्हें ना तो आरती में बैठने की इजाजत दी जाएगी, ना ही उन्हें दर्शनों की इजाजत दी जाएगी। ये आप देखिए, भवन एसडीएम की ओर से साफ तौर पर ये ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि डेवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू वेयर डिसेंट ड्रेस विद इन भवन एरिया टू मेंटेन द सेंसिटी ऑफ द होली शाइन। यानी श्रद्धालुओं को जो है वो शालीन कपड़े पहनकर भवन में माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आना है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आइए? छवि, दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। शॉर्ट्स, कैप्री पहनकर आपको ना आरती में बैठने की इजाजत मिलेगी, ना दर्शनों की इजाजत मिलेगी। कैसा कदम देख रही हैं आप? ये सही बात है, क्योंकि जब हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं तो हमारा होता है कि ट्रेडिशनली ड्रेस हो गया है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू व्हेन वी वियर शॉर्ट्स एंड ड्रेसेस। तो दिस इज वेरी गुड स्टेप दैट दे हैव टेकन। बिल्कुल, तो आप श्रद्धालुओं को सुन सकते हैं। श्रद्धालु जो है इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम पूरी तरह से श्राइन बोर्ड प्रशासन के इस कदम के साथ खड़े हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, भवन। राजस्थान का
चुनावी रण सज चुका है और सभी राजनीतिक दल टिकट वितरण को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी ने जहां अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि नवरात्रि में वह शुभारंभ करेगी सूचियों के नाम को जारी करने का। लेकिन इस बीच में सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से जो सूचियां जारी हो रही है, उसे लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ। और सबसे ज्यादा बवाल तो बीजेपी में है, क्योंकि पहली सूची की नाराजगी को अभी पार्टी नेता ठीक ढंग से समझकर उन लोगों को मना भी नहीं पाए थे कि दूसरी सूची के वायरल होने के बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब पार्टी दफ्तर के बाहर इसी तरह से धरना प्रदर्शन देने आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने साफ कर दिया कि अभी तक अधिकृत सूची नहीं कही जा सकती। बीजेपी की ओर से केवल 41 उम्मीदवारों की अधिकृत सूची आई है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी अपनी सूची को कितनी जल्दी जारी किया जाता है, क्योंकि उसी के बाद पार्टी की ओर से बनाए गए अधिकृत उम्मीदवार चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते भी नजर आएंगे। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले को लेकर भारत पाक क्रिकेट टीम अहमदाबाद में ग्राउंड पर क्रिकेटर कर रहे हैं नेट प्रैक्टिस, तो वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस कर रही है ड्रिल। वीवीआईपी मेहमानों से लंबी फहरिस्त देखी जा रही है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट के महामुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। दोनों ही टीम आज ग्राउंड पर नेट प्रैक्टिस कर एक दूसरे को मात देने की तैयारी में जुट गई है। इन सब के बीच पुलिस लगातार सिक्योरिटी ड्रिल कर रही है। गुजरात पुलिस के चेतक कमांडो, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, साइबर सेल, एनडीआरएफ सहित सभी एजेंसियों ने स्टेडियम में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं तीखा ड्रोन टेक्निक और एंटी ड्रोन गन के साथ पुलिस ने ड्रिल भी किया। इन सब के बीच स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट देखने वाले दर्शकों को बीसीसीआई ने दोहरे तोहफे का इंतजाम किया है। स्टेडियम में दर्शक मैच से पहले सुखविंदर, अरिजीत और शंकर महादेवन के साथ अन्य कलाकारों का लाइव कंसर्ट का लुत्फ भी उठा सकेंगे। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले को देखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुपरस्टार अमिताभ और रजनीकांत सहित कई वीवीआईपी हस्तियां भी पहुंच रही हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज।